नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए भारत का भूगोल। और इसमें आप सब देखेंगे आज कि भारत के भूगोल में जो मैंने उत्तरी पर्वत श्रृंखलाओं की चर्चा की थी पहले के वीडियो में, और आज के वीडियो में मैं चर्चा करूंगी कि भारत के केंद्र में यानी मध्य भारत में कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं या कौन कौन सी उच्च भूमियाँ हैं, यानी केंद्रीय उच्च भूमि की चर्चा करेंगे आज हम। और उसके बाद चर्चा करेंगे हम पूर्वी भारत के पर्वतीय प्रदेश या जो उच्च भूमियाँ हैं उनकी चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केंद्र में हमारे कौन कौन से राज्य हैं, जिन राज्यों की गिनती की जाती है केंद्र से, और उनकी चर्चा ही हम इस वीडियो में करेंगे, उसमें जो उच्च भूमियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि केंद्रीय राज्यों में ये आता है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश लगभग, और ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये जो मध्य के राज्य हैं इनमें। तो केंद्रीय उच्च भूमि क्या है कि जो सबसे पहले देखते हैं कि अरावली श्रृंखला यहाँ से उठाएंगे। तो अरावली श्रृंखला का जो विस्तार है वो विस्तार है राजस्थान, गुजरात और राजस्थान से लेकर और हरियाणा, दिल्ली तक फैला हुआ ये जो क्षेत्र है अरावली का क्षेत्र। तो ये मुख्यतः किन राज्यों में फैला है, ये पूछा जाता है कि अरावली का विस्तार किन राज्यों में है। तो इसका विस्तार ये जो है ये कौन सा पर्वत है जो फैला हुआ पर्वत है, तो ये पर्वत है हमारा अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत है ये, तो ये पर्वत है हमारा अरावली। ये अरावली है और इसका विस्तार किन राज्यों में है, तो इसका विस्तार 3 राज्यों में है। 3 राज्यों में कौन कौन से, तो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली तक फैला हुआ इसका। और इसके बाद अगर हम देखेंगे कि इसके बाद कौन कौन से आते हैं, तो इनको अगर हम देखेंगे तो उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारा मेवाड़ का पठार। दूसरे नंबर पर आता है मेवाड़ का पठार। तो इसी से लगा हुआ सटा बिल्कुल पठार जो है ये मेवाड़ का पठार है, ये वाला पठार। तो ये पठार कौन सा है, तो ये मेवाड़ का पठार है। ये इसका विस्तार सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, तो इसका विस्तार सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में है, क्योंकि इससे सटा हुआ लगा हुआ है। और अगला जो पठार होगा वो हमारा होगा मालवा का पठार, और ये लगा हुआ सटा हुआ पठार है कहाँ, मेवाड़ के पठार से लगा हुआ पठार है। और इसका विस्तार कहाँ है, तो इसका विस्तार है राजस्थान और मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये मध्य राजस्थान आधा मध्य प्रदेश के अंदर है घुसा हुआ। तो इसका जो विस्तार है ये हमारा विस्तार देखा जाए तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। मेवाड़ सबसे पहले अरावली, और अरावली से सटा हुआ मेवाड़, और मेवाड़ से बिल्कुल सटा हुआ जो पठार है वो कौन सा पठार है, तो मालवा का पठार है। ये मालवा बहुत फेमस पठार है, ये पठार मालवा का पठार। ये पठार जो कहाँ है, तो राजस्थान में है और मध्य प्रदेश में है, इन राज्यों में इसका विस्तार है। और जो ये मालवा का पठार है, इस पठार को ही मध्य भारत का पठार भी कहा जाता है। जो ये मालवा का पठार है इसको, और इस मालवा का पठार जो है इसे मालवा का सोना भी कहा जाता है। इसे मालवा का सोना क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। और मालवा का जो पठार है वो चंबल, सिंध और उसकी सहायक नदी जो है छिपरा, काली सिंध, इन नदियों द्वारा, जो नदियाँ यहाँ से निकलती हैं अभी मैं आगे बताऊँगी, तो यहाँ से जो नदियाँ निकल रही हैं ये नदियाँ जो हैं इसी पठार में बड़े बड़े भीड़ों का निर्माण करती हैं। मतलब ये जलीय अपर्दन के द्वारा ग्रसित पठार है, जलीय अपर्दन के द्वारा इसको काट छाट कर दिया गया है। यानी यहाँ पर उत्खात भूमि का निर्माण करती हैं नदियाँ। किसका निर्माण करती हैं, तो उत्खात भूमि। ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि जो उत्खात भूमि है उस भूमि का विस्तार किस पठार में नदियाँ करती हैं, तो मालवा का पठार जो है उत्खात भूमि से ग्रसित पठार है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसको कुछ लोग बुंदेलखंड का पठार भी कुछ परीक्षाओं में बुंदेलखंड के पठार को भी उत्खात भूमि से ग्रसित मान लिया जाता है, किंतु मालवा का पठार जो है ये उत्खात भूमि से ग्रसित है।
उसके बाद आगे देखते हैं कि ये जो पठार है मालवा का, ये पठार बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों से यानी काली मृदा से ये निर्मित है। इस कारण से जो यहाँ पर अपर्दन है, अपर्दन जो होता है, उस अपर्दन से काली मृदा का निर्माण होता है। इसीलिए यहाँ पर सोयाबीन की खेती की जाती है। और काली मिट्टी जो बेसाल्ट चट्टान है, उसी चट्टान का जो अपर्दन होता है, उसी से काली मृदा का निर्माण होता है। और जो काली मृदा है, काली मृदा का जो निर्माण होता है, जैसे कि देखते हैं कि काली मृदा है, तो काली मृदा को अन्य कई नामों से जाना जाता है। यहाँ पर उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो काली मृदा जो है उसको कपासी मृदा भी कहा जाता है, कपासी मृदा। और उसी मृदा को सुताकृष्य मृदा कहा जाता है, सुताकृष्य मृदा कहा जाता है। क्यों? कि ये सूखने पर बड़े बड़े टुकड़ों की तरह दरारें पड़ जाती हैं। ऐसा मालूम पड़ता है उसे देखकर कि ये अपने आप से जुताई हो चुकी है, इसलिए उसको सुताकृष्य मृदा भी कहा जाता है। और ये मृदा जो है ये चिपचिपी होती है। जैसे लैटराइट मृदा जो है वो लैटराइट मृदा लिपलिपी होती है, वैसे ये चिपचिपी मृदा होती है। और ये तो सबको पता है कि काली मृदा में कपास की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है, तो इसे कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आगे पठार की चर्चा करते हैं हम कि वो पठार कहाँ है। इसके बाद अगला पठार हम देखते हैं कि अगला पठार कौन सा है। तो अगला पठार हमारा है बुंदेलखंड का पठार, जिसका विस्तार है यूपी और एमपी में। ये इसी से सटा हुआ लगा हुआ जो पठार है, ये पठार। तो ये पठार जो है ये कहाँ, कौन सा पठार है? तो इस पठार को कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। ये पठार है, इसी को कहेंगे बुंदेलखंड का पठार। ये बुंदेलखंड का पठार है। तो बुंदेलखंड का जो पठार है, इसी पठार को हम, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो ये जो यूपी की सीमा लग गई यानी उत्तर प्रदेश की, और जो सीमा ये एमपी की लगी मध्य प्रदेश की, तो इसका विस्तार 2 राज्यों में है, मध्य प्रदेश में और यूपी में। उसके बाद इसको अगर देखा जाए तो ये किन चट्टानों से निर्मित है? तो ये जो बुंदेलखंड का पठार है ये ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना हुआ है। अगर देखते हैं कि ये जो पठार है ये ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना है। ग्रेनाइट व नीस 2 चट्टानों से निर्मित पठार है। और ये प्रायद्वीपीय भारत में भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला है। जो ये प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत में भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला अगर देखा जाए तो ये बुंदेलखंड का पठार ही है जो सबसे प्राचीन श्रृंखला है। सबसे प्राचीन हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में भी जो सबसे प्राचीन श्रृंखला है वो बुंदेलखंड का पठार है। और ये जो पठार है ये बेतवा और केन नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं बेतवा और केन, तो ये नदियाँ जो बेतवा और केन नदियाँ हैं वही नदियाँ इस पठार से होकर प्रवाहित होती हैं। और जो इसके बाद आगे जो चर्चा करेंगे अगले पठार की, तो वो पठार होगा हमारा बांदेर खंड का पठार। ये यहाँ से बिल्कुल सटा हुआ पठार लगा है, लेकिन इसकी सीमा सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ है? तो ये सिर्फ़ और सिर्फ लगा हुआ है एमपी में। सिर्फ इसकी सीमा ना तो किसी अन्य राज्य से लग रही है। तो ये पठार जो है वो हमारा कौन सा है? तो ये पठार हमारा है बांदेर खंड का पठार। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ ऐसे, यहाँ पर तो यहाँ पर ये लिख देती हूँ बांदेर खंड का पठार। ये बांदेर खंड का पठार है। तो ये पठार जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद ये तो हमारा सीरियल से यहाँ से चल रहा है पठारी क्षेत्र, अरावली पर्वत से लेकर यहाँ तक। अब इसके बाद देखते हैं कि जो विंध्यन श्रेणी है,
विंध्यन श्रेणी जो है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये गुजरात से देखा जाए, ये गुजरात से चलती है ऐसे, और यहाँ से ये चलते हुए ऐसे एमपी में जाते हुए यूपी को क्रॉस करके और बिहार के सासाराम तक जाती है। जो ये विंध्यन श्रेणी है, ये विंध्यन श्रेणी, तो विंध्यन श्रेणी जो है कहाँ तक जाती है, तो बिहार के सासाराम तक जाती है। अगर अब हम चर्चा करेंगे, देखते हैं कि समझ में अब आता है कि ये केंद्रीय उच्च भूमि, ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है नीचे का, और ये जो हमारा उत्तरी श्रृंखला है, तो इन दोनों के बीच में जो ये श्रेणी है, श्रेणियाँ हैं, ये क्या करती हैं, एक जल विभाजन को करती हैं। यानी जो उत्तर की नदियाँ हैं, ये उत्तर भारत में बहने वाली नदियाँ हैं, वो किसी भी प्रकार से दक्षिण की तरफ नहीं जा सकती हैं। ये सारी जो श्रेणियाँ हैं, ये सारी श्रेणियाँ पठारी क्षेत्र इसको बांट देता है। यानी उत्तर भारत की नदियों को यहीं तक, यानी यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो भी उत्तर की तरफ चली जाती हैं, कुछ नदियाँ दक्षिण की तरफ, इधर का पानी इधर नहीं आ पाता है, इसीलिए यहाँ सतत वाहिनी नदियाँ नहीं हैं प्रायद्वीपीय भारत में। तो यहाँ से लेकर ये पूरा अरावली से लेकर और यहाँ तक एमपी के ये जो विंध्यन श्रेणी है यहाँ तक आती है, तो ये पूरा पठारी क्षेत्र है। इसके बाद आगे देखते हैं हम, और जो ये हमारा बांधेर खंड का पठार है, इसी पठार से देखा जाए तो इसी पठार से हमारी टोंस नदी प्रवाहित होती है। टोंस नदी प्रवाहित होती है, टोंस नदी आगे जाकर गंगा में मिल जाती है। ये तो गंगा की सहायक नदियों में मैंने आपको बताया था कि जो टोंस नदी है वो गंगा की सहायक है, जो और निकलती कहाँ से है, तो बांधेर खंड के पठार से निकलती है। और यही बिहार, मतलब जो टोंस नदी है, यही इसी नदी पर, टोंस नदी पर ही 110 मीटर लंबा ऊंचा एक जलप्रपात भी है। टोंस नदी कहाँ से निकलती है, तो बांधेर खंड के पठार से निकलती है, और इसी नदी पर 110 मीटर ऊंचा एक जलप्रपात भी बनाया गया है। इसके बाद हम अगर नदियों को देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं जो जाकर गंगा में मिलती हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि गंगा नदी कहाँ है। तो ये गंगा नदी ये उत्तरकाशी उत्तराखंड से निकलती है, और ये यूपी में बहते हुए और यहाँ से जाते हुए बिहार होते हुए यहाँ से और पश्चिम बंगाल में आकर यहाँ ये गिरती है सागर में। तो ये गंगा नदी हमारी बह रही है, और इसी की जो ये सहायक नदी है, ये यमुना नदी है, ये भी आकर इलाहाबाद प्रयागराज के पास गंगा में मिल जाती है। तो इसमें आकर कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, इन नदियों को देखते हैं। तो ये जो नदियाँ हैं, इसमें से सबसे पहले देखेंगे कि जो इसकी नदी है, इसकी जो नदी है हमारी, उस नदी को देखते हैं कि जो हमारी नदी थी यहाँ पर, चंबल नदी, मुख्य रूप से चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो विंध्यन श्रेणी से निकलकर और ये मालवा के पठार से होते हुए और यमुना में मिल जाती है, क्योंकि यमुना की सहायक नदी है, तो ये यमुना में मिल जाती है। कौन सी नदी, तो चंबल नदी, ये हमारी चंबल नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है। यहाँ इसको 1 नंबर डाल के और यहाँ लिख देते हैं, ये चंबल नदी 1 नंबर पर चंबल, ये मालवा के पठार से होकर गुजरती है और किस में मिल जाती है, तो यमुना में मिल जाती है। दूसरी नदी को अगर देखते हैं, और चंबल नदी के बाद ये जो मेवाड़ का पठार है, इसी मेवाड़ के पठार से एक नदी आती है, पूर्वी बनास या बनास नदी है, जो चंबल की सहायक नदी है। तो ये लिख देती हूँ, चंबल की सहायक नदी है बनास। तो ये जो बनास नदी है, ये बनास नदी कहाँ से निकलती है, तो मेवाड़ के पठार से निकलती है, और कहाँ मिलती है, तो चंबल नदी में ही मिल जाती है। यहाँ कहाँ, मालवा के पठार में। इसके बाद आगे देखते हैं, बंधन से ही एक दूसरी नदी निकलती है, जो सिंध नदी, जो मालवा के पठार से होकर बहती है और कहाँ मिल जाती है, तो यमुना में ही मिल जाती है। और उसके बाद अगली नदी को अगर देखते हैं कि अगली नदी जो निकलती है विंध्य श्रेणी से, ये बुंदेलखंड के पठार से होकर जाती है और कहाँ मिलती है, तो यमुना में मिल जाती है। ये कौन सी नदी है, नंबर 2 पे, तो ये नंबर 2 पे ये है, और नंबर 3 पे ये। तो नंबर 2 पे जो नदी है वो हमारी नदी है सिंध, ये सिंधु नहीं है, ध्यान रखना इसको, ये सिंध नदी है। और नंबर 3 पर ये नदी है, तो ये नदी है बेतवा।
ये बेतवा नदी कहाँ से होकर जाती है, तो ये बुंदेलखंड के पठार से होकर जाती है। और अगली नदी को अगर देखते हैं, दूसरी एक बुंदेलखंड से ही निकल कर जाती है नदी, वो कहाँ से निकलती है, तो तीसरी जो चौथी नदी है, चौथी नदी हमारी है केन नदी। ये केन नदी है जो ये भी यमुना में ही मिल जाती है। और केन के बाद अगर देखा जाए, एक टोंस नदी भी है जो जाकर गंगा में मिलती है, जो कहाँ से होकर जाती है, तो ये बांधेर खंड के पठार से होकर जाती है टोंस नदी। कौन सी नदी थी ये, तो ये है टोंस नदी, जो बांधेर खंड के पठार से होकर जाती है और गंगा में मिल जाती है। ये यहाँ से अगर हम याद करना चाहें तो राज्य कैसे याद होंगे, तो सबसे पहले ये अरावली है, और अरावली से का विस्तार कहाँ कहाँ है, तो 3 राज्यों में है, गुजरात और राजस्थान और हरियाणा से दिल्ली तक। उससे बिल्कुल सटा हुआ अगर देखें, तो बिल्कुल सटा हुआ जो पठार है, वो पठार है हमारा मेवाड़ का पठार, जिसका विस्तार सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, तो राजस्थान में है। उसी से बिल्कुल सटा हुआ अगला पठार कौन सा है, तो मालवा का पठार है। मालवा का पठार अगर हम देखें, अपने आप से बनाएंगे तो भी देखेंगे कि इसका जो खींचने पर जो पठार बनता है, ये पठार राजस्थान और मध्य प्रदेश में लगा हुआ है। उसके बाद अगला पठार जो है वो हमारा बुंदेलखंड का पठार है, और वो पठार यूपी और एमपी में फैला हुआ है इसका विस्तार, चौथा पठार। और उसी से बिल्कुल सटा हुआ जो अगला पठार है, जो है हमारा बांधेर खंड का पठार, और इसका विस्तार कहाँ है, तो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में है। उसके बाद ये विंध्यन श्रेणी को देख लेते हैं, तो विंध्यन श्रेणी जो हमारी है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो गुजरात और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और उसके बाद बिहार के सासाराम तक फैली हुई ये श्रेणी है। और इनसे जो नदियाँ निकल रही हैं, ये उत्तर की तरफ जो बह रही हैं नदियाँ, तो जो उत्तर की तरफ नदियाँ बह रही हैं, ये नदियाँ हमारी कुछ तो यमुना में जाकर मिल जाती हैं, और कुछ नदियाँ जाकर हमारे गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। जैसे टोंस नदी ये कहाँ मिलती है, तो ये शायद सिरसा के पास मिल जाती है। टोंस नदी जो है ये सिरसा के पास मिलती है गंगा में। और इस प्रकार से जो नदियाँ निकलती हैं, ये नदियाँ इन पठारी क्षेत्रों में उपजाऊ भूमि का निर्माण भी करती हैं, जिससे यहाँ पर कुछ कृषि वगैरह की जाती है। इसके बाद आगे भी देखते हैं इसमें अगर हम चंबल नदी की बात करते हैं, तो चंबल की कुछ सहायक नदियां हैं। तो चंबल की जो सहायक नदियां हैं, वो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो एक तो थी हमारी बनास, और दूसरी जो सहायक नदियां हैं, इसमें यहाँ देख लेते हैं कि चंबल की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो चंबल की नंबर 1 पे हो गई बनास, और बनास के बाद बनास कहाँ से निकलती है, तो मेवाड़ के पठार से। और दूसरी सहायक नदी है छिप्रा, ये छिप्रा भी इसी की सहायक नदी है। एक दूसरी नदी है जो काली सिंध बोली जाती है, वो काली सिंध भी इसी की सहायक नदी है। और उसके बाद एक और नदी है पार्वती। अक्सर ये पूछा जाता है पार्वती किसकी सहायक नदी है, तो ये चंबल की सहायक नदी है चारों। और ये चारों जो चंबल की सहायक नदियां हैं, ये चारों नदियां चंबल खुद जाकर यमुना में मिल जाती है। तो यमुना की खुद नदी सहायक नदी कौन सी है, तो चंबल है। और चंबल की जो सहायक नदियां हैं वो छिप्रा और काली सिंध, पार्वती, ये नदियां हैं। इन नदियों की चर्चा हो गई। इसके बाद अगर हम कुछ और देखना चाहेंगे कि इसमें जो पार्वती चंबल नदी है, और सिंध नदी है, बेतवा है, केन है और टोंस है, ये नदियाँ सारी ये कहाँ है, बुंदेलखंड से पठार से निकल रही हैं, और ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। और टोंस जो है वो गंगा की सहायक नदी है। और ये पर्वतों को अगर हम देखते हैं, तो अरावली, मेवाड़, फिर मालवा, फिर उसके बाद बुंदेलखंड, और उसके बाद बांधेर खंड, ये आते हैं सीरियल से। अगर हम इसको याद रखेंगे तो हमें ये आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर इनसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और इन पठारों का जो विस्तार है वो किन किन राज्यों में है, ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो इसको भी हम ध्यान में रखकर, इसको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम इनके राज्यों को आसानी से ध्यान में रख पाएंगे। केंद्रीय उच्च भूमि के बाद मैं आपको अभी बताऊंगी आगे कि जो ये केंद्रीय उच्च भूमि है, ये ऊंचाई जो है
ऊंचा क्षेत्र है। इसके बाद आगे बताऊंगी कि पूर्वी पठारी क्षेत्र, ये जो पूरब का भाग है, इसमें जो पठारी क्षेत्र हैं इसकी चर्चा हम अब करेंगे। तो इसमें पूर्वी जो पठारी क्षेत्र है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो पूर्वी पठारी क्षेत्र में, ये पूर्वी पठारी क्षेत्र में, पूर्वी पठारी क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में कौन कौन से पठार आते हैं? तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो कौन सा पठार आएगा? तो बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो छोटा नागपुर का पठार है, ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना हुआ होगा। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार भी बहुत ज़्यादा मात्रा में फेमस है, क्योंकि इसमें खनिजों का भंडार पाया जाता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। छोटा नागपुर के पठार को नंबर 1 हजारीबाग का पठार, इसी के अंदर जो पठार हैं हजारीबाग का पठार, और नंबर 2 पर अगर देखा जाए तो रांची का पठार है। ये जो छोटा नागपुर का पठार है, जो जैसे ये जो झारखंड का क्षेत्र है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार, और उसके बाद नंबर 3 पे है रांची का पठार, रांची का पठार। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ बेसिन। इसमें जो हम अभी चर्चा करेंगे पूर्वी पठारी क्षेत्र की, उसी के बता रही हूँ। छत्तीसगढ़ बेसिन, इसकी भी चर्चा करेंगे अभी। और इसके बाद दंडकारण्य का पठार, इसको भी आप लोगों ने बहुत मात्रा सुना होगा। दंडकारण्य का पठार, इनकी भी चर्चा अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ कि बघेलखंड का पठार। तो जो ये हमारा बघेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार यहीं पर है। जो इसको बताया था मैंने अभी, बांधेर खंड का पठार यहाँ बता दिया था। जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ था? तो जो सिर्फ और सिर्फ हमारा मध्य प्रदेश में था। इसके बाद हम बताएंगे बघेलखंड का पठार। तो जो बघेलखंड का पठार है, इसी से लगा हुआ सटा हुआ जो पठार है ये हमारा, तो ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फैला हुआ इसका विस्तार है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। हालांकि यहाँ पर है इसका थोड़ा सा ऊपर। ये हमारा कौन सा पठार है अभी? तो ये हमारा बघेलखंड का पठार है। यहाँ पर 1 लिख देती हूँ और यहाँ पर भी 1 लिख देती हूँ, ताकि आपको पता रहेगा कि ये जो पठार है ये हमारा बघेलखंड का पठार है। बघेलखंड के पठार के बाद अगर बघेलखंड के पठार को देखा जाए तो किन राज्यों में इसका विस्तार है? तो एमपी और छत्तीसगढ़, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है, तो वो पठार हमारा कहाँ पर विस्तार है इसका? तो ये हमारा जो ये झारखंड वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसको ऐसे दिखाते, ये लगभग सबको पता होगा कि ये झारखंड का क्षेत्र है। तो झारखंड में ही ये मुख्य रूप से है, लेकिन इसमें झारखंड में जो पठार का जो विस्तार है तो वो 3 भागों में बांटा गया है। ये एक हजारीबाग का पठार, फिर उसके बाद छोटा नागपुर का पठार, और उसके बाद रांची का पठार। ये 3 भागों में बटा हुआ ये पठार है। इसको हम यहाँ लिख देते हैं। ये ऊपर वाला क्षेत्र जो है ये हजारीबाग का पठार है। ये वाला पठार, ये ऊपर का ये हजारीबाग का पठार है, और नीचे वाला ये जो है इसको छत्तीसगढ़ का पठार बोलते हैं, ये छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं। और इसके बाद जो नीचे का जो ये क्षेत्र है इसको हम रांची का पठार भी बोलते हैं। ये हमारा जो झारखंड में है, इन तीनों की चर्चा भी करेंगे कि हमारा जो ये 3 भागों में बटा हुआ जो ये क्षेत्र है इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको देखते हैं हम। इसी हजारीबाग का जो पठार है, इसी पठार में झारखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है ये पारसनाथ है। ये हमारी जो ये सबसे ऊंची चोटी है ये पारसनाथ है, जो झारखंड का, जिसको हिल स्टेशन भी कहते हैं, ये पारसनाथ
ये कहाँ है? तो झारखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, वो झारखंड में हजारीबाग के पठार में स्थित है। और यहीं से एक नदी निकलती है जो बहुत फेमस नदी है। तो यहीं से हजारीबाग के पठार से निकलती है और झारखंड होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए, और यहीं पर ये हुगली से मिल जाती है। तो ये नदी जो है, इस नदी का नाम क्या है? तो ये नदी है दामोदर। इस नदी का नाम क्या है? दामोदर। और इसी नदी पर कई बांध बनाए गए हैं, जैसे पंचेत बांध इस नदी पर। इसी नदी को अगर हम देखते हैं तो पंचेत बांध, और उसके बाद अगला बांध है। और इसी की एक सहायक नदी है दामोदर की, जो इसका नाम है बराकर नदी। यही झारखंड से ही निकलती है, बराकर। ये बराकर नदी है। और बराकर नदी पर कौन सा बांध है? तो ये मैथान बांध है, मैथान और तिलैया बांध। ये तिलैया बांध और मैथान बांध ये बराकर नदी पर है। और बराकर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर की सहायक नदी है। और दामोदर नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो दामोदर नदी पर पांचेत बांध या पांचेत पहाड़ी बांध बना हुआ है। इसके बाद आगे अगर हम देखते हैं कि जो छोटा नागपुर का पठार है, इस पठार की क्या विशेषता है, इसको हम देखते हैं। इसी के बाद जो छोटा नागपुर का पठार है, इस पठार से नदी निकलती है, स्वर्ण रेखा नदी, जो यहाँ पर जाकर उड़ीसा में, ऐसे स्वर्ण रेखा नदी निकलती है और उड़ीसा में जाती है, उड़ीसा के निकट। ये कौन सी नदी है? तो ये नदी है हमारी स्वर्ण रेखा नदी। ये स्वर्ण रेखा नदी है। और उसके बाद ये जो रांची का पठार है, इस पठार से एक नदी निकलती है शंख, और दूसरी नदी निकलती है कोयल, और एक यहीं पर से नदी निकलती है बैतरणी नदी। बैतरणी नदी जो है यहाँ पर है, ये बैतरणी नदी है। नदियों वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो नदी है, इन नदियों का जो क्रम है स्वर्ण रेखा और बैतरणी, ये भी दिखाया है मैंने नदियों की वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो शंख और कोयल नदी निकलती है, ये रांची के पठार से निकलती है। ये शंख नदी है और ये कोयल नदी है। ये दोनों आगे राउरकेला के पास जब आती हैं, ये राउरकेला शहर है, तो राउरकेला के पास जब आती हैं तो एक ही नाम इनका रह जाता है, ब्राह्मणी नदी के नाम से। ये ब्राह्मणी नदी के नाम से ही जानी जाती है। आगे कहाँ पर आकर? तो राउरकेला शहर के पास आकर। ये राउरकेला शहर है, तो यहीं पर आकर ये ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती। और ये तीनों नदियाँ उड़ीसा में एक सीक्वेंस इनका बनता है। कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी और ब्राह्मणी। लेकिन दामोदर जो है ये पश्चिम बंगाल में इसका मुहाना है, और बैतरणी, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी जो नदियाँ हैं, इन नदियों का जो मुहाना है वो सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा में है। ये इसलिए ये क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभी, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि आगे इस छोटा नागपुर के पठार की विशेषता क्या है। तो जो ये छोटा नागपुर का पठार है, इसको हम लोगों ने देखा है कि यहाँ खनिजों का भंडार पाया जाता है, कोयला और लौह अयस्क, यानी इनका भंडार पाया जाता है। और इसी छोटा नागपुर का जो पठार है, इसी पठार को भारत का रूर कहा जाता है। इसी को, छोटा नागपुर के पठार को, भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। और जो हमारा रांची का पठार है, ये रांची का पठार जो है वो हम किस लिए फेमस है? तो ये पाट भूमि के लिए फेमस है, रांची का पठार। रांची के पठार में अक्सर प्रश्न बन जाता है कि पाट भूमि से ग्रसित, यानी पाट भूमि की तरह कौन सा पठार में पाट भूमि पाई जाती है? तो रांची के पठार में पाट भूमि पाई जाती है। और ये जो हमारी ये जो पाट भूमि है, तो पाट भूमि है, तो इसको अगर कभी पूछ दिया जाए कि ये पाट भूमि किसका भाग है, यानी किससे निर्मित है, तो ये ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित जो संरचना है, ये ग्रेनाइट चट्टानें जो होती हैं, ये पाट भूमि, यहाँ देख लेते हैं पाट भूमि। पाट भूमि इसको अक्सर पूछ लेते हैं कि कहाँ है, तो ये जो पाट भूमि है ये किसकी संरचना है? तो ग्रेनाइट चट्टानों की संरचना है। ये ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित संरचना है पाट भूमि। और ये जो
ग्रेनाइट चट्टानें हैं, यही चट्टानें हमारी जो है ये किससे सबसे ज़्यादा धनी होती हैं, तो खनिजों की दृष्टि से सबसे ज़्यादा धनी होती हैं। खनिजों की दृष्टि से ये खनिजों की दृष्टि से धनी होती हैं। ग्रेनाइट चट्टानें यहाँ पर खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और पाट भूमि के बाद जो ये रांची का ये जो छोटा नागपुर का जो पठार है, ये पठार इसको इसका जो विकास है, उद्भव अगर देखा जाए तो ये हमारा धारवाड़ क्रम की चट्टानों से इसका विकास माना जाता है। और जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उनको माना जाता है कि जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो खनिजों की दृष्टि से बहुत ही धनी हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहीं पर झरिया खान है जो छोटा नागपुर में, झरिया कोयले की सबसे गहरी खान है। तो इसको देखते हुए ही इसको भारत का खनिज भंडार की पेटी या भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। और जो रांची का पठार है इसी को पाट भूमि के नाम से जाना जाता है। और पाट भूमि जो है, पाट भूमि किसकी चट्टानों से बनी है, तो ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। तो ये जो हमारा छोटा नागपुर का जो पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार है, चारों साइड से सीढ़ी अपर्दन के कारकों ने इसे काट दिया है, इसीलिए ये सीढ़ीदार बन गया है। चारों साइड से ये सीढ़ीदार बन गया है। कौन? तो छोटा नागपुर का पठार। इसको अगर हम देखेंगे तो ये छोटा नागपुर का पठार मुख्य रूप से झारखंड में पाया जाता है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे छत्तीसगढ़ बेसिन की। यहाँ तक ये हजारीबाग का पठार, छोटा नागपुर का पठार और रांची का पठार ये हमारा क्लियर हो गया। ये इतना ये सारा यहाँ था हजारीबाग का पठार, छोटा नागपुर का पठार और रांची का पठार। हजारीबाग की सबसे बड़ी अगर विशेषता देखें तो ये पारसनाथ जो चोटी है वो हजारीबाग के पठार से निकलती है। और जो छोटा नागपुर का पठार है इसको तो अगर देखा जाए तो बहुत सारी विशेषता यहाँ पर मैंने बताई हैं। और उसके बाद तीसरा जो रांची का पठार है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो ये पाट भूमि के लिए फेमस है। यहाँ पर पाट भूमि पाई जाती है। और कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो इससे ब्राह्मणी नदी, बैतरणी नदी निकलती है। ब्राह्मणी में ये शंख और कोयल नदी मिलकर राउरकेला में ब्राह्मणी के नाम से आगे बहती है नदी। इसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ बेसिन की। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो हमारा छत्तीसगढ़ बेसिन है, ये छत्तीसगढ़ में जो ये दिखाया गया है, तो ये छत्तीसगढ़ बेसिन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, मुख्यतः ये छत्तीसगढ़ में ही बेसिन है, छत्तीसगढ़ ये यहाँ नहीं है। तो ये जो छत्तीसगढ़ बेसिन है यहाँ से ही हमारी महानदी निकलती है। इसकी विशेषता है कि ये महानदी यहाँ से निकलती है, उड़ीसा में ये डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद देखते हैं कि दंडकारण्य का जो पठार है वो कहाँ है, तो दंडकारण्य थोड़ा सा महाराष्ट्र में भी है, छत्तीसगढ़ में और ये यहाँ पर ये इतना दिया गया यहाँ से है, ये दंडकारण्य का पठार है। थोड़ा क्षेत्र इसका उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और थोड़ा महाराष्ट्र में ये दिखाया गया है दंडकारण्य का पठार। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे हमारे पूर्व में जो क्षेत्र हैं, पूर्व में जो पहाड़ियाँ हैं, ये जो यहाँ पूर्वी पठारी क्षेत्र में इसको भी लिया जाता है पूर्वी पठारी क्षेत्र में। यहाँ पर जो मालदा गैप और ये दिया गया है गारो खासी जयंतिया, इनकी चर्चा अब हम करेंगे। इसमें हम यहाँ पर देखते हैं झारखंड में यहाँ पर राजमहल जो पर्वत है, ये राजमहल पर्वत यहाँ ऐसे दिया गया है, ये राजमहल है झारखंड में। और यहाँ पर जो ये गारो पहाड़ी है, ये गारो पहाड़ी, तो जो ये राजमहल और गारो पहाड़ी के बीच में जो ये गैप छूटा हुआ है, इस गैप को हम कहते हैं राजमहल गारो गैप। ये गारो है, ये गारो पहाड़ी है और ये राजमहल है, और इसके बीच में जो क्षेत्र छूटा हुआ है इसी को हम गारो गैप के नाम से जानते हैं। ऐसे ही एक और मालदा गैप है, इसकी चर्चा भी हम इस वीडियो में ही करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनको हम अभी चर्चा करेंगे। इसके बाद
इसके बाद जो पूर्वी भाग है इसकी चर्चा हम आप अगले वीडियो में करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों को ये मेरे जो वीडियो हैं वो आसानी से प्राप्त होते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।